गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आरकेसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के सिलेबस के रिगार्डिंग अपन ने एक बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है वो डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब अपन मेन सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। तो आज अपन ऑर्गेनिक का बेसिक वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पैरेलली अपन एक इनऑर्गेनिक का जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का उसको भी साथ में लेके हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन बेसिक इसके फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, इसमें अपन को पढ़ना क्या है वो सारी चीजें अपन यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, कार्बन की वैलेंसी किस तरीके से है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप के होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन करता है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, या इसका मेन जो पार्ट है जहां से आपके क्वेश्चन पक्का आता है 100% नोमेनक्लेचर वाला पार्ट, स्टीरियो को लेते हुए और नॉर्मल कंपाउंड का। ठीक है, दोनों के अपन को नोमेनक्लेचर अच्छे से पढ़ने हैं। फिर उसके बाद अपन जीओसी के पार्ट में एंटर करेंगे। ठीक है, जहां से बेसिक फंडामेंटल जो उसका है इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, और इंटरमीडिएट पे इनकी स्टेबिलिटी का इफेक्ट, एसिडिक बेसिक नेचर, सारे सब कुछ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैप्टर में एंटर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन की बात करें अपन, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है आपने पढ़ी होगी, छोटी क्लासों में आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी कि ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कार्बन और उसके डेरिवेटिव उनकी स्टडी की जाती है। ठीक है, कार्बन और उसके डेरिवेटिव, लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि कार्बन के जो डेरिवेटिव होते हैं एटलीस्ट एक सिग्मा बॉन्ड अलग से उनमें होना चाहिए सेपरेटली, तभी आप उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलोगे, अदरवाइज आप ऑर्गेनिक कंपाउंड उनको नहीं बोल सकते। अभी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। एग्जाम्पल, कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन रहते हुए भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसको मार्क करके ही लिख लेना आप। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डेरिवेटिव मस्ट बी कंटेन वन सिग्मा बॉन्ड सेपरेटली। उसमें सेपरेटली एक सिग्मा बॉन्ड तो होना ही होना चाहिए। अगर उसमें एक सिग्मा बॉन्ड अलग से नहीं होगा तो आप उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोल सकते। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो। अगर एग्जाम्पल लेते हैं अपन तो देखो, CH4 एक मिनिमम सिग्मा बॉन्ड ढूंढना आपको, एक मिनिमम आपको मिल रहा है सेपरेटली अलग से, किसी मल्टीपल बॉन्ड के साथ नहीं है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और बिल्कुल पढ़ते भी अपन। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कीटोन की, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इस कार्बन पे एक सिग्मा बॉन्ड अलग से बना हुआ सेपरेटली, बिल्कुल बना हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे एसिटिक एसिड है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एक सिग्मा बॉन्ड मिनिमम बना हुआ है इसमें, बिल्कुल बना हुआ है, तो क्या है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो आपको ऑर्गेनिक की तरह दिखाई देंगे लेकिन होते नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं CO2 CS2 कार्बन मोनोऑक्साइड आर कंटेन कार्बन एटम बट नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी स्ट्रक्चर से पता चलेगा। C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहां पे आपको सेपरेटली सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहा है, नहीं है, ये साथ में किसके पाई बॉन्ड के। मैं यहां पे लिख देता हूं सेपरेट सिग्मा बॉन्ड नॉट प्रेजेंट, क्योंकि सेपरेट सिग्मा बॉन्ड इसमें नहीं होगा तो ये होमोलोगस सीरीज का फॉर्मेशन नहीं कर सकता।
होमोलोगस सीरीज का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अब होमोलोगस सीरीज तो उसका बेसिक फंडामेंटल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कि ऑर्गेनिक में जो भी कंपाउंड बन रहा है उसका एक नेक्स्ट मेंबर होना चाहिए। जैसे मीथेन है, मीथेन का नेक्स्ट इथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है। जैसे CO2 का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो नेक्स्ट मेंबर होना चाहिए, और नेक्स्ट मेंबर तब होगा जब उसमें एक सिग्मा बॉन्ड सेपरेटली उसमें प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ नहीं है, तो ये नहीं हो सकते। ऐसे ही CS2 सेम स्ट्रक्चर हो गई इसकी, उसमें भी यही कहानी है, सिग्मा बॉन्ड तो है लेकिन सेपरेटली नहीं है। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें भी सेपरेटली सिग्मा बॉन्ड नहीं है प्रेजेंट। ऐसे ही कार्बन सब ऑक्साइड C3O2, कार्बन सब ऑक्साइड, और कार्बन सब ऑक्साइड में आप जब इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तब आपको पता चलेगा कि इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, ये होती है। और इसमें ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट चीज, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखोगे तो ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, क्योंकि इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। अगर आप इस कार्बन की देखोगे तो +2 होगी, इस कार्बन की भी देखोगे तो +2 होगी। तो ये दो कार्बन की तो क्या होती है +2+2, और एक की क्या होती है 0 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी क्या है, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक क्या है? कंपाउंड है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बता दी है, कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक की कैटेगरी में अपन इनको शामिल नहीं करते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब सबसे पहले फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो कौन सा था, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया, और यूरिया जो बनाया गया था वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया गया था, अमोनियम साइनेट से। किससे बनाया गया था? अमोनियम साइनेट से। और साइंटिस्ट का नाम था हुलर, हुलर साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले अमोनिया से यूरिया का फॉर्मेशन किया था। तो NH4CNO इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट। और ये क्या है? ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जब इसको हीट किया गया, जब इसको हीट किया गया तो NH2C डबल बॉन्ड O NH2 यूरिया का फॉर्मेशन होगा। अब यूरिया क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया में आप देखो कार्बन पे एक सेपरेटली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, बिल्कुल है, सिग्मा बॉन्ड, सेपरेट सिग्मा बॉन्ड इसमें क्या है? प्रेजेंट है। तो सेपरेट सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, और यूरिया एज ए फर्टिलाइजर भी काम में आता है, फर्टिलाइजर। आप ये छोटी छोटी चीजें है ना जो मैं बताते जा रहा हूँ, या आप लिखते हुए चला करो, क्योंकि देखो कई चीजें होती है जो इंस्टेंट माइंड में आ जाती है, अगर आप उनको लिख लोगे तो आपकी ये नॉलेज को इंक्रीज ही करेंगे। ठीक है ना, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, तो लिख लिया करो। एज ए फर्टिलाइजर काम में आता है, और इसमें नाइट्रोजन का जो कंटेंट रहता है, नाइट्रोजन का कंटेंट कितना रहता है इसमें? 46% रहता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि यूरिया में नाइट्रोजन का कितना परसेंट रहता है? 46% रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो था यूरिया, फर्स्ट कंपाउंड। और किससे था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया गया था, उसको हीट करके। साइंटिस्ट का नाम है हुलर, हुलर साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट कार्बन की वैलेंसी से रिलेटेड। कार्बन की जो वैलेंसी होती है अपन उसको बोलते हैं टेट्रावेलेंट, यही बोलते हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? टेट्रावेलेंट। लेकिन आप मेरे को एक चीज बताओ, कार्बन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 1s2 2s2 2p2, ये इसका इनर सेल है, और ये क्या है? इसका आउटर सेल। इसी को क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। इसी को क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में अगर आप देखोगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसके अनपेड रहते हैं। अगर मैं इसको अच्छे से ओपन करके लिखूं तो देखो ये तो 2s वाला है, और ये क्या है इसका? 2p। तो 2s और ये 2p, ऐसा ही होगा। तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है अनपेड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो
तो इसके अकॉर्डिंग तो ये क्या होना चाहिए था, बाईवेलेंट होना चाहिए था, बाईवेलेंट होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है ये टेट्रावेलेंट। तो ऐसा कैसे भाई, ये एज ए आपको सोचने वाली बात है भाई। जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड जो भी है फॉर्मेशन होता है तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से होता है, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन उसमें रहना जरूरी है, इसमें दो ही है, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है कितने, चार। तो ये दो इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे फिर एक्स्ट्रा, ये तो पेयर्ड है ना, ये तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, अभी पेयर्ड है। लेकिन जब मैं आपको इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे, इनऑर्गेनिक के अंदर एक पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक चार्ज का कॉन्ट्रैक्शन होता है। पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन में मैं बताऊंगा लेफ्ट से राइट चलते हैं अपन। पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है बोरॉन से लेके मैं बात कर रहा हूं फ्लोरीन तक, लेफ्ट से राइट चलते हैं तो पीरियोडिक जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो मतलब उनकी जो साइज होती है वो डिक्रीज होती जाती है, पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन उसमें होता जाता है, लेकिन एनर्जी गैप जो ऑर्बिटल का रहता है वो बढ़ता जाता है। एनर्जी गैप जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि साइज बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन पास पास नहीं रह सकते, सॉरी साइज घटती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन पास पास नहीं रह सकते, क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइज छोटी होने पे पास पास आएगी, तो ऑर्बिटल क्या करते हैं अपने आप में एक्सपेंड हो जाते हैं वो। जब ऑर्बिटल एक्सपेंड हो जाएंगे तो एनर्जी गैप क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन स्टार्टिंग वाले जो रहते हैं एटम्स या एलिमेंट्स जो रहते हैं उनमें एनर्जी गैप कम रहता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस वाले की, तो इसका जो एनर्जी गैप है डेल्टा ई वो लोअर है, लोअर एनर्जी गैप है, और ये जो एनर्जी है इजीली अवेलेबल रहती है, इजीली अवेलेबल रहती है रूम टेम्परेचर पे, और रूम टेम्परेचर पे ये एज ए थर्मल एनर्जी से इसको क्या होती है, ये मिल जाती है, और ये थर्मल एनर्जी क्या करवा देती है इसमें, एक्साइटेशन करवा देती है। ये थर्मल एनर्जी क्या करती है इसमें, एक्साइटेशन करवा देती है। जब इसमें एक्साइटेशन हो जाएगा, यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो ये एनर्जी गैप डेल्टा ई, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिली, ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, अब ये इलेक्ट्रॉन फुदक के इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन वहां चला गया तो अब इसमें आप देखोगे तो आपको चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। अब बोल सकते हो आपकी कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बोल सकते हो आपकी ये क्या है, टेट्रावेलेंट, ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। आई बात समझ में, ये कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। सॉरी। अब मैं बात करूं कार्बन में, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो ये जो इसकी जो टेंडेंसी होती है बॉन्ड बनाने की वो बहुत ज्यादा होती है, और उस नेचर को बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। मैं लिख देता हूं, कार्बन एटम हैव कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है कार्बन नेक्स्ट कार्बन से जुड़ता जाएगा, ऐसे लॉन्गेस्ट चेन ऐसे कार्बन ये बनाता जाएगा। इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी होती है उसको कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं अपन, ऐसे ये बनाता जाएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए, जैसे डायमंड हो गया, डायमंड में प्योर कार्बन होता है। उसके बाद हो गया ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में भी प्योर कार्बन होता है। उसके बाद हो गया फुलरिन, फुलरिन में प्योर कार्बन होता है। तो ये कार्बन के ये एलोट्रोप्स होते हैं, सारे के सारे कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये प्योर कार्बन होता है इनमें। तो कार्बन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए क्या करते हैं लॉन्गेस्ट चेन वाले कंपाउंड बनाने में माहिर होते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट अपन बात करें इसकी, कार्बन के पास प्रॉपर्टी होती है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की, या बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है ना, मैं लिख देता हूं, कार्बन एटम आल्सो हैव मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, ये मल्टीपल बॉन्ड भी फॉर्मेशन कर सकता है। अब मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है तो देखो यहां से अपन इसके हाइब्रिडाइजेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। कार्बन एटम है, कार्बन एटम
अगर आपको सारे के सारे ऐसे सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे अलग से, तो 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा है, इसका मतलब आपको देखो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन में एस ऑर्बिटल को तो लेना ही लेना है, ठीक है। एस को ले लो, फिर बचे हुए हैं उस पे पी या डी जो उसमें चले जाएंगे वो। तो देखो 4 सिग्मा बना रखे हैं, एक ऑर्बिटल तो एस का होगा, 4 सिग्मा एक तो एस का होगा, एस के बाद पी आता है, तो एक एस में चला गया तो कितने बचे 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका sp3 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो इसका 10928, ये क्या होगा इसका बॉन्ड एंगल होगा, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी टेट्राहेड्रल होगी। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल होगी। वैसे अपन को वहां केमिकल बॉन्डिंग में सारी चीजें डिस्कस करनी है, लेकिन ये कार्बन से रिलेटेड अपना अगर टॉपिक चल रहा है तो ये बेसिक में बता देता हूँ, इसमें ज्यादा कोई इतना डिटेल में नहीं जाना। आपको बस हाइब्रिडाइजेशन का मतलब पता रहना चाहिए, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ही अपने काम में आता है सीधा, कि कौन सा sp2 है, कौन सा sp है, कौन सा sp3 है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन में अगर आपको ऐसे दिखाई दे सिग्मा एक पाई एक सिग्मा एक सिग्मा, याद रखना हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो कितने सिग्मा इसमें 3 सिग्मा, तो 3 है तो एक एस बना लो पहले, कितने बचे 2, तो क्या हो जाएगा sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा इसमें। उसके बाद अगर मैं इसके बॉन्ड एंगल की बात करूं तो ये लगभग 120 के आसपास नियर बाई क्या होगा इसका बॉन्ड एंगल होगा ना, ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि एटम्स पे डिपेंड करेगा कौन सा एटम आपने लगा रखा है, लेकिन नियर बाई कितना होगा 120। अगर ज्योमेट्री की बात करूं मैं तो क्या होगा ट्राइगोनल प्लानर क्या होगी इसकी ज्योमेट्री होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें अपन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है यानी एक सिग्मा और 2 इसमें क्या है पाई, और इधर एक क्या है सिग्मा, तो 2 सिग्मा दिखाई दे रहे, पाई का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ क्या है यहाँ पे 2 सिग्मा। 2 सिग्मा तो एक एस होगा और एक क्या होगा पी होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका sp हाइब्रिडाइजेशन। और अगर मैं इसके बॉन्ड एंगल की बात करूं तो ये नियर बाई कितना होता है 180 डिग्री के आसपास इसका क्या होता है बॉन्ड एंगल होता है। अगर ज्योमेट्री की मैं बात करूं तो ज्योमेट्री क्या होती है इसकी लीनियर होती है, ज्योमेट्री क्या होती है लीनियर होती है। तो कार्बन एटम इस टाइप की बॉन्डिंग शो करता है। कार्बन अगर सारे के सारे क्या बना रखा है, सारे के सारे बॉन्ड क्या बना रखा है वो सिग्मा बना रखा है, यानी कार्बन में सेचुरेशन हो रखा है, कार्बन में सेचुरेशन हो रखा है सिग्मा बॉन्ड से। तो इस टाइप के कंपाउंड को क्या बोलते हैं अपन सेचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोलते हैं इनको सेचुरेटेड कंपाउंड। अगर कार्बन में सेचुरेशन नहीं आ रखा है, सिग्मा बॉन्ड पूरे के पूरे नहीं है, सेचुरेशन नहीं आ रखा, तो कार्बन फिर कैटेगरी में जाएगा अनसेचुरेशन में। सेचुरेशन नहीं हुआ, वैलेंसी के लिए आपने एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बनाना पड़ा है यहाँ पे, तो इनको बोलते हैं अपन अनसेचुरेटेड कंपाउंड। इनको क्या बोलते हैं अपन अनसेचुरेटेड कंपाउंड। इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल और ट्रिपल दोनों आएंगे, और इसमें सारे के सारे ऑल सिग्मा वाले आएंगे, सब क्या होने चाहिए सिग्मा होने चाहिए, ठीक है। इनको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन कि कार्बन के जो कंपाउंड है उनको किस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अपने स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन यहां पे अपन मेजरली विदाउट स्टीरियो अगर देखें तो 3 तरीके से किया जाता है, ठीक है। एक तो है
डैश फॉर्मूला, एक है कंडेंस्ड फॉर्मूला और एक है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो तीन यहां पे अपन इसके रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करते हैं ना, ये आपके बेसिक फंडामेंटल के लिए है। डैश फॉर्मूला की मैं अगर बात करूं, डैश फॉर्मूला की अगर बात करें तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं इथाइल अल्कोहल का, ठीक है, तीनों में ही समझ लेंगे। इथाइल अल्कोहल को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सारे बॉन्ड आप दिखा दो उसको, सारे बॉन्ड आप इसके क्या कर दो, दिखा दो। तो इस टाइप का जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं अपन डैश फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है, इन सबको मिला के लिख दो। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन CH3, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन CH2, और इस पे OH को मिला के लिख दो आप ऐसे। या आप और इसको लिखना चाहो तो CH3CH2OH ऐसे लिख दो। तो इस टाइप से जो लिखते हैं वो किस कैटेगरी में जाता है, कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस का मतलब होता है आपने सबको एक जगह बाइंड अप कर दिया है, डेंस कर दिया है उसको, ठीक है ना, एक जगह मिला दिया। बॉन्ड लाइन का फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन में अपन कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम को नहीं दिखाते हैं, उस लाइन को दिखाएंगे सिर्फ जो कार्बन कार्बन से अटैच रहेगी, हाइड्रोजन उस पर ऑलरेडी हिडन रहेगा, आपको बस उस पर एज्यूम करना होता है। जैसे यहां देखो 2 कार्बन है, तो मैं ऐसे एक लाइन खींची, मैंने एक लाइन खींचूंगा तो उस पे 2 उस पे एंड होंगे, एक तो ये वाला एंड और एक ये वाला एंड, ये हमेशा कार्बन को दिखाएगा। और इधर फिर मैंने एक लाइन खींच के OH जोड़ रखा है, ठीक है। तो ये कार्बन को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, कार्बन को। एक वैलेंस इसकी सीधी कार्बन के साथ अटैच है, बाकी 3 पे क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहां देखो 2 वैलेंसी इसने इधर इधर सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, तो 2 वैलेंसी पे क्या होगा, H2, तो CH2 हो गया, और इधर ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो रखा है। तो ये होता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसको, जैसे देखो साइक्लिक कंपाउंड को अगर मैं लूं, ये क्या हो गया इसका डैश फॉर्मूला। अगर कंडेंस फॉर्म में लिखना चाहते हो आप, तो ये इसकी क्या हो गई, कंडेंस फॉर्म। अगर इसी को आप बॉन्ड लाइन में लिखना चाहते हो तो ये बॉन्ड लाइन हो गया, साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीजें आप बिल्कुल बखूबी जानते हैं, बस आपको थोड़ा बहुत आइडिया ले लेना है कि ये किस टाइप के फॉर्मूले होते हैं। अब बात करते हैं अपन 3D रिप्रेजेंटेशन की। 3D रिप्रेजेंटेशन, 3D रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे। 3D रिप्रेजेंटेशन में देखो स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट आपको चीज ध्यान में रखनी है कि कार्बन जो एटम है ये आपके आगे भी काम में आएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म में भी काम में आएगा। आपको पूरी स्टीरियो पढ़नी है तो कार्बन की 3D आपको पता होनी चाहिए। याद रखना, कार्बन पे 2 बॉन्ड हमेशा एक ही प्लेन में रहते हैं। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 2 बॉन्ड हमेशा एक ही प्लेन में रहते हैं, ठीक है। और 2 बॉन्ड जो रहते हैं वो एक आउट ऑफ दी प्लेन रहता है और दूसरा रहता है इन दी प्लेन। दूसरा कहां रहता है, एक रहता है प्लेन के बाहर, इसको मैं डार्क लाइन से दिखा रहा हूं, एक प्लेन के बाहर रहता है और एक प्लेन के अंदर रहता है, ठीक। ये कार्बन की एक्चुअल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। यानी इसमें ऐसा रहता है, कार्बन एटम एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड एक ही प्लेन में रहेंगे, एक प्लेन के बाहर रहेगा एक प्लेन के अंदर रहेगा। तो जो प्लेन के बाहर रहता है, प्लेन के जो बाहर रहता है उसको अपन वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेज। और जो डॉट डॉट ऐसे दिखाया मैंने इसको, इसको बोलते हैं डैश। ये इन दी प्लेन होता है, इन दी प्लेन, और ये होता है आउट ऑफ दी प्लेन। और ये जो दोनों सिग्मा मैंने बॉन्ड बनाए हैं, 2 सिग्मा, ये रहते हैं
प्लेन में, और वो कौन सा, सेम। ये तो प्लेन इन दी प्लेन रहते हैं, मतलब प्लेन के अंदर रहते हैं, ये आउट ऑफ दी प्लेन रहते हैं, ये प्लेन में रहते हैं। 2 सिग्मा प्लेन में रहेंगे, 1 सिग्मा प्लेन के अंदर, 1 सिग्मा प्लेन के बाहर। ये इसकी होती है 3D रिप्रेजेंटेशन। आई बात समझ में? तो कार्बन की 3D रिप्रेजेंटेशन आपको इस तरीके से करनी है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल की अगर बात करें अपन, जैसे देखो आपको CHFCl, CHFBr, ये एक मॉलिक्यूल लिया मैंने, इसको आपको 3D में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो मैं सबसे पहले 2 कार्बन बना लेता हूं, ठीक है। मैंने बोला कार्बन के 2 बॉन्ड एक ही प्लेन में रहते हैं, तो एक तो प्लेन में ये बना दिया मैंने, एक प्लेन में मैं इधर ये बना देता हूं। इस कार्बन के 2 सिग्मा प्लेन में हो गए, बिल्कुल हो गए, इसके भी 2 हो गए, बिल्कुल हो गए, ये दोनों, ठीक। अब 2 वैलेंसी तो मैंने कर दिया, 2 वैलेंसी पे, एक पे तो FCl है, एक पे FBr है। तो आपको कैसे जोड़ना है, यहां तो आप कैसे भी जोड़ सकते हो, इसने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया है। तो अपन कैसे जोड़ते हैं, एक प्लेन के अंदर, एक प्लेन के बाहर, ऐसे एक प्लेन के अंदर, एक प्लेन के बाहर। तो इधर आप कोई सा भी जोड़ सकते हैं, F जोड़ दो, Cl जोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं दे। इधर F, तो ऐसे आपको 3D में इनको रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। आप ऐसा कभी भी मत कर देना, जैसे ये दे रखा है कार्बन, ये कार्बन है, आप ऐसा मत कर देना इधर आपने ये बना दिया और इधर ये बना दिया, ऐसा मत करना, आप इस साइड बनाना। आप ये और भी अच्छा नहीं है इसका, आई बात समझ में? ये रॉन्ग है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको उसको ऐसे ही दिखाना होगा, 2 बॉन्ड और इधर एक साइड में इसको दिखाना होता है। फिर ये जो कार्बन ऐसे 3D में रिप्रेजेंट किए हैं अपन ने, इनका क्या होता है, 3D में ओरिएंटेशन निकाला जाता है, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। और आपके आजकल ट्रेंड इन्होंने चेंज कर दिया नोमेनक्लेचर के साथ, वो अब सीधे सिंपल से नोमेनक्लेचर नहीं देते, वो ऐसे कंपाउंड देते हैं और फिर इनके कॉन्फ़िगरेशन को पूछता है वो कि नेम के साथ कॉन्फ़िगरेशन भी लिखो। तो उसके लिए आपको ये 3D आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये था आपका 3D रिप्रेजेंटेशन। अब मैं बात करूं 3D रिप्रेजेंटेशन के बाद होमोलोगस सीरीज की। अब अपन बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की। तो होमोलोगस सीरीज, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर मैं आपको एग्जांपल से समझा दूंगा। ए सीरीज ऑफ कंपाउंड, a series of compound like this where each member differ from the next member by a constant unit CH2, is called homologous series, यानी कार्बन की ऐसी चेन होगी जिसमें उसका जो भी नेक्स्ट मेंबर होगा वो आपस में एक दूसरे से CH2 का डिफरेंस रखेगा। आई बात समझ में? CH2 का डिफरेंस बोल लो या आप बोल लो 14 मोलर जो वेट रहेगा उसका, या 14 ग्राम जो वेट रहेगा उसका डिफरेंस रहेगा। एग्जांपल से समझो, डेफिनेशन बिल्कुल समझ में आ जाएगी। जैसे देखो ये मैंने लिया है एक कार्बन का, ठीक है, इसका नेक्स्ट मेंबर मोनोवेलेंट है, इसमें एक सिग्मा सेपरेटली बॉन्ड दिखाई दे रहा है इसमें, तो उस सिग्मा को आप एक्सटेंड करते हुए चलो। यहां मैं एक्स्ट्रा यूनिट जोड़ देता हूं CH2, यहां जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा आई बात समझ में? तो नेक्स्ट जो मेंबर बना है इसका, इसमें एक्स्ट्रा यूनिट यही तो आई है, तो एक CH2 का डिफरेंस रहता है, इसका जो नेक्स्ट मेंबर रहेगा, ऐसे इसका नेक्स्ट मेंबर में बनाओ एक CH2 का और उसमें आप कर दो CH3 CH2 CH3, तो एक और इसमें क्या हो गया CH2 का इंसर्शन हो गया। और अगर आप वेट के हिसाब से देखते हो तो 14 ग्राम का वेट रहेगा डिफरेंस। क्यों? क्योंकि कार्बन का 12 होता है, 2 हाइड्रोजन का कितना होता है 2, तो कितना हो गया 14 ग्राम। होमोलोगस सीरीज ऐसे बनती जाती है।
नेक्स्ट मेंबर इसमें एड ऑन होते जाएंगे और उनमें हर एक मेंबर में जो अपने नेक्स्ट वाला रहेगा उसमें CH2 का डिफरेंस रहेगा। तो कार्बन के अंदर ये होमोलोगस सीरीज फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी पाई जाती है। आई बात समझ में? तो ये चीज याद रखना आप। और एक और चीज है, मैं लिख देता हूं यहां पे, जो होमोलोगस सीरीज होती है उसमें जो इनका फॉर्मूला रहेगा, सीरीज का फॉर्मूला या इनका कंपाउंड का फॉर्मूला, वो सेम रहेगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इसका कॉमन फॉर्मूला है ना, मैं लिख देता हूं यहां पे कॉमन फॉर्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज आर सेम। और वो सेम कैसे रहेगा, देखो इधर CnH2n+2, ये किसका फॉर्मूला है, अल्केन का। अब आप अल्केन में चाहे मीथेन बनाओ, इथेन बनाओ, प्रोपेन बनाओ, ब्यूटेन बनाओ, कोई सा भी बनाओ, उन सब में फॉर्मूला यही काम में आएगा। जैसे देखो अगर मैं n=1 रखता हूं तो क्या बनेगा CH4, n=1 रखता हूं तो क्या बनेगा CH4। अगर मैं n= क्या रखता हूं 2 रखता हूं तो क्या बनेगा CH3 CH2 सॉरी CH3। अगर मैं n= क्या रखता हूं 3 रखता हूं तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH3। तो देखो इधर जा रहे हो तो CH2 का डिफरेंस आ रहा है, इधर जा रहे हो तो CH2 का डिफरेंस आ रहा है। आई बात समझ में? तो CH2 का डिफरेंस आता जाएगा, ऐसे एक पूरी की पूरी सीरीज बन जाएगी, उसको होमोलोगस सीरीज बोलेंगे और उसका जो कॉमन फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसे ही सेम फॉर्मूला किसके लिए, अल्केन के लिए होता है, जैसे अल्कीन के लिए होगा CnH2n, ये किसके लिए हो गया अल्कीन। और CnH2n-2 ये किसके लिए हो गया, अल्काइन के लिए। ऐसे अल्कोहल के लिए देखो तो CnH2n+1OH, ये किसके लिए हो गया, अल्कोहल के लिए हो गया। आई बात समझ में? तो आप ऐसे सारे के सारे फॉर्मूले ऐसे डिराइव कर सकते हो। और होमोलोगस सीरीज जो भी रहेगी उसमें मोलिकुलर सॉरी इसका जो कॉमन फॉर्मूला रहेगा वो सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एक फीचर तो ये हुआ इसका। दूसरा फीचर क्या है इसका, होमोलोगस सीरीज का दूसरा फीचर क्या है कि ऑल homologous member have same chemical property but same chemical property but different physical property। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर क्यों रहती है, क्योंकि बिकॉज इट डिपेंड ऑन मोलर मास, इट डिपेंड ऑन मोलर मास या मोलिकुलर वेट। फिजिकल प्रॉपर्टी है वो मोलिकुलर वेट पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे सीरीज बढ़ती जाएगी उसका मोलिकुलर वेट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे इसके बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, सोल्युबिलिटी है, ये सब क्या होगी, चेंज होती जाएगी। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी इनकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। केमिकल प्रॉपर्टी से मींस होता है, जैसे मैं बात करूं इथेन की, इथेन कोई फ्री रेडिकल रिएक्शन शो कर रहा है तो प्रोपेन भी करेगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन शो करेगा, ऐसे ब्यूटेन भी करेगा, हेक्सेन भी करेगा, सब करेंगे, फ्री रेडिकल जो रिएक्शन होगी वो सब शो करेंगे। और उनकी जो रिएक्टिविटी का जो ट्रेंड रहेगा, ऑर्डर रहेगा, वो भी सेम ही रहेगा सबका। आई बात समझ में? तो फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी डिफर रहती है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है, इनकी सेम रहती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक फंडामेंटल था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अब अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर से। सबसे पहले अपन नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे अपन आइसोमेरिज्म का पार्ट। आई बात समझ में? और फिर अपन सबसे बाद में एंटर करेंगे किसमें, जीओसी में। सबसे पहले अपन नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर के बाद आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे जिसमें स्टीरियो आइसोमर और जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है वो दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। ओके।